Good morning, students. I'm Namita Seth, back with the chapter The Rat Trap, which is written by Salma Legaloff from your book Flamingo for class 12th. Okay, so in this chapter, we were studying about the paddler, the condition of the paddler who was metaphorically comparing the world as a rat trap, and he himself used to trapped in a jungle because of the greediness of money, isn't it? So he stole the money from the crofter's house, and those 30 kroner, he carried those money to the jungle, and there he was not having anything to drink, anything to eat, and then he thought himself that he was trapped in a jungle, and he was trapped in the rat trap which he compared to the world. Okay, so let's see what happens next. It was December. Late in December, darkness was already descending over the forest. So दिसंबर का महीना था, और क्योंकि विंटर्स में वैसे भी रात बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसलिए फॉरेस्ट में चारों तरफ बहुत ज़्यादा अंधेरा छा चुका था. दिस इंक्रीज द डेंजर एंड इंक्रीज ऑल हिज ग्लूम एंड डिस्पेयर. तो इस वजह से उसको डर ज़्यादा उसका बढ़ता जा रहा था. एक तो उसके पास में खाने पीने के लिए कुछ नहीं था, बस पैसे थे, तो पैसे के चक्कर में ही तो वो इस वर्ल्ड ट्रैप में जो है वो फंस चुका था. तो वहाँ पर उसे अब बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि डार्कनेस हो रही है, और मतलब उसका जो दुख है, ग्लूम एंड डिस्पेयर मीन्स कि जो उसका दुख है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था. फाइनली ही सॉ नो वे आउट एंड ही सैंक डाउन ऑन द ग्राउंड टायर्ड टू डेथ, थिंकिंग दैट हिज लास्ट मोमेंट हैड कम. सो फाइनली कंसिक्वेंटली उसने क्या करा कि वो एकदम से नीचे ग्राउंड पे गिर गया, और उसने एक्चुअली सोचने लगा कि अब उसका लास्ट टाइम आ चुका था. ही वॉज वेरी नियर टू डेथ, दैट ही वॉज थिंकिंग, क्योंकि उसकी कंडीशन बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी कि वो या तो जंगल से बाहर निकल सके, और इवन रात का समय हो रहा था, तो उसे लग रहा था कि मोस्ट ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं उसे खा सकते हैं. ओके, बट जस्ट एज ही लेड हिज हैड ऑन द ग्राउंड he heard a sound, a heart regular thumping. So जैसे ही उसने अपना सिर ग्राउंड के पास टिकाया, वैसे ही उसे कुछ एक थम्पिंग साउंड, थम्पिंग यानी क्या होती है, किसी को पीटना, है ना, तो वैसे उसको थम्प करने की साउंड जो है वो आने लगी. There was no doubt as to what that was. तो उसे बिल्कुल भी डाउट नहीं था कि एक्चुअली ये किसकी साउंड है. He raised himself. Those are the hammer strokes from an iron mill. तो ऑब्वियसली हथौड़े मारने की आवाज़ आ रही थी, यानी कि आसपास कहीं पे एक आयरन यानी कि एक लोहे की मील है जिससे कि ये आवाज़ें आ रही थी. He thought there must be people nearby. इसका मतलब कोई ना कोई अगर यहाँ पे मील है तो ज़रूर पीपल जो हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं मेरे आसपास होंगे. He summoned all his strength. Summon means call upon. तो उसने अपनी जितनी भी स्ट्रेंथ थी वो इकट्ठा करी और उठ खड़ा हुआ. Got up and staggered in the direction of the sound. और उसने अपनी सारी हिम्मत जो है वो उसने क्या करी, इकट्ठी करी, और फिर वो क्या करने लगा कि जो जहाँ से आवाज़ आ रही है उसकी तरफ धीरे धीरे चलने लगा. स्टैगर मतलब होता है वॉकिंग अनस्टेडली, यानी कि धीरे धीरे चलना, और मतलब लड़खड़ाते हुए चलना. यू कैन से स्टैगर करना यानी लड़खड़ाते हुए चलना. तो जहाँ से साउंड आ रही थी उस इंडस्ट्री की तरफ वो जाने लगा लड़खड़ाते हुए. द रामसजो इंडस्ट्री ironworks, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. So रामसजो के आयरन वर्क्स के बारे में उसको क्रॉफ्टर ने भी बताया था, जो कि अभी वो इतना काम नहीं करती है, बहुत मतलब रिसेंटली उसने काम करना बंद हुआ है, जो कि बहुत बड़ा एक प्लांट था, और जिसमें स्मेल्टिंग्स होती थी, रोलिंग मिल्स थी, और मतलब फॉर्ज क्या होता है, फर्नेस, भट्टी का काम होता था, भट्टियाँ थी बहुत बड़ी बड़ी. तो ये अभी बंद हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था. इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड barges and scows slid down the canal which led to a large inland lake, and in the winter time the roads near the mill were black from the coal dust which shifted down from the big charcoal crafts. तो जब समर टाइम होता था
तो जो बहुत बड़ी लॉन्ग लाइंस होती थी जिसमें कि लॉन्ग बार्जेस मतलब क्या होती थी, बोट, एंड स्काउस मतलब क्या होती है, फ्लैट बॉटम बोट, ठीक है। यानी कि जब समर टाइम होता था तो बहुत बड़े बड़े बोट और जो फ्लैट बोट्स होते हैं उस पे सामान जो है वो लोड कर करके वहाँ पर कैनाल के पास आता था, मतलब कि उनका जो सिस्टम था मतलब ट्रेड करने का, दैट वाज थ्रू रिवर कैनल्स, ओके। और जिससे कि विच लेड टू लार्ज इनलैंड लेक, और ये जो कैनाल है वो किससे कनेक्टेड था, इनलैंड लेक से कनेक्टेड था। तो जितना भी जो ट्रेड होता था, इट वॉज the medium was, we can say, that was water based, okay, water sources से medium होता था। लेकिन winter time में क्या होता था कि जो roads थी जो मील के आसपास थी, they were black from all the coal dust which shifted from the big charcoal crates। तो जो बड़े बड़े charcoal crates से जो ये इतना सामान आता था, यानी कि winters में obviously truck loads होते थे, रोड से इनका ट्रेड होता था, तो जो बड़े बड़े ट्रक्स लोड होते थे, तो जितना भी वो कोल आता था वहाँ पे जो सामान आता था इंडस्ट्री के लिए, तो वो जो सारा सामान होता था वो जब इंडस्ट्री की तरफ जाता था तो पूरी रोड ब्लैक हो जाती थी, डस्टी ब्लैक हो जाती थी। और इसी तरह उनका क्या होता था, ट्रेड होता था। यानी विंटर्स में वो लोग थ्रू दी मतलब लैंड सोर्सेस करते थे और समर्स में वो वाटर सोर्सेस से ट्रेड किया करते थे, ओके। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग्स जस्ट बिफोर क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ एंड हिज हेल्पर sat in a dark forge near the furnace waiting for the pig iron। So एक ऐसी ही लंबी काली इवनिंग यानी कि शाम थी जो कि मतलब क्रिसमस आने वाला था उस समय, और जो मास्टर स्मिथ था उस समय, वो और उसके हेल्पर जो है वो एक बड़ी सी फर्नेस के पास बैठकर पिग आयरन, इट्स अ क्वालिटी ऑफ आयरन, ठीक है, पिग आयरन जो है उसका वेट कर रहे थे कि कब पिग आयरन आए और वो उनका काम स्मेल्टिंग का स्टार्ट करें। विच हैड बीन पुट इन द फायर, और उस पिग आयरन को फायर में मतलब डालना था क्योंकि स्मेल्टिंग करनी थी उसकी, टू बी रेडी टू पुट ऑन द एनविल, और जिससे कि वो क्या कर सके कि एनविल यानी क्या होता है, एक आयरन ब्लॉक बनाना, ऑन विच अ ब्लैक स्मिथ हैमर्स थिंग्स, है ना, यानी कि एक आयरन ब्लॉक बनाते हैं और उसके बाद में हैमरिंग कर करके वो लोग कोई चीज़ें बना लेते हैं, ठीक है, शीट्स बना देना, तो वट एवर द प्रोसेस इज। तो उसमें वो लोग उसका पिग आयरन का वेट कर रहे थे कि इसे फायर में डालेंगे, वो मेल्ट होगा और उसके बाद में उसे हैमरिंग कर करके, हैमर स्टॉक्स कर करके फिर वो क्या करेंगे, शीट्स या वट एवर मटीरियल जो उन्हें बनाना है उसको उसमें मोल्ड आउट कर देंगे, ओके। एवरी नाउ एंड दैन वन ऑफ दैम गॉट अप टू स्टिर द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार। सो अभी से लेकर मतलब एवरी नाउ एंड दैन, यानी उनमें से कोई ना कोई जो है वो मतलब उठता, मतलब सारी रात ये काम चलता रहता, कोई ना कोई उठता, गॉट अप टू स्टिर मतलब क्या होता है, मूव अ लिटिल, यानी इधर उधर थोड़ी देर घूमना, द ग्लोइंग मास विद अ लॉन्ग आयरन बार, एक बड़ी सी लॉन्ग आयरन बार के साथ में इधर उधर वो घूमते, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स, और फिर वापस अपने काम पे लग जाते, ड्रिपिंग विद perspiration। Though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। So ये लोग क्या करते, एक बड़ी सी आयरन बार होती, उसको लेके इधर उधर घूमते रहते, मतलब अलग अलग नंबर आता कि कभी कोई कर रहा है कभी कोई कर रहा है ऐसे ना, तो गार्ड बन के वो इधर उधर घूमते, और उसके बाद में क्या होता था कि फ्यू मोमेंट्स के बाद वापस चले जाते और फिर वो क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते अपना काम करना, ठीक है। तो मतलब इतना जो मतलब उनका कस्टम था एक तरह का, एज वाज द कस्टम, और वो क्या करते थे, एक बड़ा सा लॉन्ग शर्ट पहनते थे और कुछ वुडन शूज़ पहना करते थे वो, ठीक है। तो ये उनका ड्रेसअप होता था आयरन स्मिथ्स का। All the time there were many sounds to be heard in the forge, और हमेशा कुछ नए नए अजीब अजीब से साउंड उन्हें सुनने को मिलते थे फर्नेस पे।
द बिग बैलोज ग्राउंड एंड द बर्निंग कॉल क्रैक्ड। तो जो बिग बैलोज क्या होते हैं कि दैट इज इफ वी थ्रो समथिंग इन एयर इन अ फायर, तो एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है एयर में, तो उसकी आवाज़ जो आती है ना, दैट इज वी कैन से, उसे हम क्या बोलेंगे, बैलोज, है ना। यानी कोई भी अगर वो पिग आयरन या कोई भी आयरन अगर वो डालते हैं फायर में तो वो ब्लास्ट होता है, ठीक है ना। वो ब्लास्ट होने से कोई चीज़ फायर में जाती है, वो ब्लास्ट होने से या मेल्ट होने पर अलग अलग जो आवाज़ें निकलती हैं ना, तो वो चीज़ें जो हैं, या फिर जो बर्निंग कोल है, अगर वो कोल डालते हैं तो क्रैकिंग की आवाज़ आती है कोल की। तो फर्नेस में से हमेशा कुछ अलग अलग आवाज़ें आती रहती थी। द फायर बॉय शॉवेल्ड मीन्स पुट थ्रू शॉवल्स, है ना। तो फायर बॉय क्या करता, शॉवेल्ड द चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस, यानी कि जो फर्नेस में चारकोल जो बचता था वो क्या करता था, उसको कलेक्ट करता था विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर इज़ अ वॉइस, है ना, यानी बहुत लाउड नॉइज़ होती थी। और जितना भी जो मतलब क्योंकि कोई भी मटेरियल फायर में गया है तो उसके बाद में जब वो मटेरियल ब्लास्ट होता है बहुत ज़्यादा वॉइस आती है, तो वो जो फायर बॉय क्या करता था कि जो पीछे रेस्ट ऑफ द चारकोल जो बच जाता था उसको इकट्ठा करता था, फर्नेस से बाहर की तरफ निकालता रहता था। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल, a sharp north wind whipped the rain against the brick tilted roof. So actually outside that road, मतलब इतनी जो आवाज़ है जो इंडस्ट्री की, बाहर एक वाटरफॉल था और नॉर्थ की साइड। द विंड विप्ड मतलब क्या होती थी, बहुत तेज़ी से चलना हम कह सकते हैं, शार्प ब्लोइंग, विप्ड मतलब क्या है, शार्प ब्लोइंग, है ना। तो बहुत तेज़ी से विंड चलती थी। द रेन अगेंस्ट द ब्रिक टाइल्ड रूफ, और जब बारिश होती तो क्या होता था कि पानी जो है वो जो ब्रिक यानी क्या होती है, जो ईंटों का जो रूफ बना हुआ है इंडस्ट्री के ऊपर, वहाँ पर क्या होता था, जब पानी गिरता था तब उसकी भी बड़ी आवाज़ आती थी। एक तरफ तो क्या होता है कि इंडस्ट्री में जो भी फर्नेस के से अलग अलग आवाज़ें आती, फिर वाटरफॉल के पास से जो मतलब जब बहुत बारिश होती और वाटरफॉल गिरता इंडस्ट्री के पास, तो बहुत तेज़ हवा के साथ में जब वो बूंदें जो हैं वो जो पैटर्न जो साउंड होती है ना रेनफॉल की, तो वो पैटर्न जो साउंड है उस रूफ के ऊपर आपको अच्छे से सुनाई दे सकती थी। और वो जो वॉइस है ना, पैटर साउंड्स जो होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स की साउंड होती है, वो इंडस्ट्री के इस सारी वॉइस को दबा देती थी। Okay, it was probably an account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the forge. अब उन्होंने इतना सारा डिस्क्रिप्शन दे दिया कि किस तरह से फर्नेस की वॉइस होती थी। अब इतनी जब वॉइस हो रही है तो ऑब्वियसली क्या होता था कि एक किसी अनजान व्यक्ति ने गेट खोला है, उसकी वॉइस उनको नहीं सुनाई दी, क्योंकि ऑब्वियसली फर्नेस से इतना ज़्यादा जो है वॉइस आती है। तो वो जो पैडलर है वो गेट खोल के अंदर जो है फर्नेस के एरिया में चला जाता है। Until he stood close up to the furnace, तो जब तक वो क्लोज फर्नेस के पास नहीं आ गया तब तक किसी ने उसको नोटिस नहीं किया। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light and which escaped through the sooty pens and to come in to warm themselves in front of द फायर। सो एक्चुअली उन्होंने ये बोला वो जो वहाँ के वर्कर्स थे उनके लिए काफ़ी लॉजिकल था कि इतनी जो दिसंबर की रात है, इतनी विंटर्स की जो लेट इवनिंग हो चुकी है, तो इतना डार्कनेस है, तो फायर फर्नेस की जो लाइट है, उनको जो रोशनी है या जो वार्मथ है, फर्नेस से क्या मिलती है, वार्मथ है ना, आग जल रही है, तो ये सब देखकर कोई भी वेगाबॉन्ड यानी कि जो भी वंडरर है, जो बिना किसी काम के इधर उधर घूम रहा है, तो उसे रात को नाइट स्टे के लिए इससे अच्छी जगह और क्या होगी जहाँ पर उसे थोड़ी वार्मथ भी मिल जाएगी। और थोड़ा बहुत क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उसे ये लगा कि कुछ ह्यूमन बींग्स भी हैं, तो खाने पीने का भी कुछ मिल जाएगा। ओके, so this is it for now and we'll continue the chapter in the next video. Till then, happy learning.